जी, द टुडेज टॉपिक इज अ टॉक इन एक्शन, कि यानी गुफ्तगू जब की जाती है, जब स्पीकिंग होती है, जब स्पीच होती है, जब टॉक होती है, तो वो किस तरह से होती है, उसकी पैमाइश कैसे की जाती है, उसको जज कैसे किया जाता है, उसको मैयर कैसे किया जाता है। और ये एक एक्शन होता है, चूंकि टॉक इन एक्शन, जो एक्शन होता है उसकी कई तरह की फॉर्मेशंस होती हैं, एक्शंस के कई तरह के तरीके होते हैं। एक्शन को जज किया जा सकता है। वेन एवर वी स्पीक वी एक्ट, वेन वी वॉन्ट टू से अनदर थिंग वी चेंज आर एक्ट, वेन वी वॉन्ट टू से अनदर थिंग वी चेंज आर एक्ट अगेन। तो जब हमने गुफ्तगू करनी होती है, जब हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जाते हैं, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स के साथ जाते हैं, मुख्तलिफ आइडियाज़ के साथ जाते हैं, मुख्तलिफ अंडरस्टैंडिंग्स के साथ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने मुख्तलिफ एक्ट्स इख्तियार करते हैं, जो स्पीच एक्ट हो जाते हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि टॉक इन एक्शन है क्या। कहते हैं कि टॉक इज अ मेजरेबल रियलिटी। पहली बात यह है कि गुफ्तगू एक ऐसी चीज है जिसे मैयर किया जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है, जिसे जज किया जा सकता है। कहता है वी कैन क्लासिफाई टॉक इन वैरायटी ऑफ वेज। हम कई तरीके से गुफ्तगू को, टॉक को चेक कर सकते हैं। बाय लेंथ, कि उसकी लेंथ कितनी है, नंबर, कितनी तादाद में अल्फाज बोले गए हैं, सेंटेंस बोले गए हैं, पैराग्राफ बोले गए हैं, ग्रामेटिकल फॉर्मेशन क्या थी उसकी जज कर सकते हैं, किस टेंस में था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या थी, एक्टिव पैसिव कैसे थे, वेज उसके। हमने स्टेटमेंट्स दी हैं, खाली मतलब व्यूज दिए हैं किसी चीज पर, हमने सवाल पूछा है, जवाब दिए हैं, या लॉजिक बयान की है। हम इसको कई तरीके से जज कर सकते हैं, गुफ्तगू को हम इसको मैयर कर सकते हैं। कहते हैं कि हम इसको इट कैन बी डिवाइडेड टॉक बाय फंक्शनल वे, लेकिन कहते हैं हम गुफ्तगू को फंक्शनल तरीके से भी जज कर सकते हैं। अच्छा, वो फंक्शनल तरीका क्या है? फंक्शनल तरीका ये है कि बजाय इसके हम चीज पे जाएं, अल्फाज को गिने, मैयरमेंट को चेक करें, ठीक है, एक्टिव पैसिव सारे इस चीज को देखें, लॉजिक वगैरह की तरफ जाएं, आप उसके ना सीधे सीधे फंक्शनल वे में जाके लैंग्वेज फंक्शन कैसे कर रही है। लैंग्वेज का जो फंक्शन करना है वो स्पीच एक्ट कहलाता है। टॉक का जो फंक्शन करना है वो स्पीच एक्ट कहलाता है, यानी कि गुफ्तगू के एक्ट्स या तरीके क्या होंगे। कहते हैं इन लिंग्विस्टिक्स द वर्ड प्रोपोजिशन इज डिफाइंड। अब सबसे पहले जितने भी स्पीच एक्ट हैं उनका जो इन्हिसार है, जितनी भी टॉक इन एक्शन है उसका इन्हिसार जो है वो आपकी प्रोपोजिशन पर होता है। अच्छा, प्रोपोजिशन क्या होती है? प्रोपोज करना किसी चीज को। कहते हैं कि इन लिंग्विस्टिक्स द वर्ड प्रोपोजिशन इज डिफाइंड एज द कंटेंट ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का जो कंटेंट होगा, मौजू होगा, मजमून होगा, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग ऑफ अ सिंपल स्टेटमेंट, जो जिसका मतलब एक सादा सीधी स्टेटमेंट की सूरत में बयान किया जाएगा, विच कैन बी ट्रू और फॉल्स। यानी कि प्रोपोजिशन ये होगा कि जिस चीज के बारे में कहा जा रहा है, मालूमात दी जा रही है, उसका अल्टीमेट एंड जो है ना वो फॉल्स या ट्रू की शक्ल में निकलता है। और इसी प्रोपोजिशन को हम माइंड में रखते हुए सारी गुफ्तगू, सारे एक्ट्स, सारे लोकेशनरी पोलोकेशनरी एक्ट्स, हम सारे इसी की मदद से करते हैं। कहते हैं कि वर्ड इन विच सर प्रोपोजिशन कैन बी सेड, ऐसा लफ्ज जिसके जरिए से ये प्रोपोजिशन थ्रो की जाती है, कही जाती है, बयान की जाती है, कैन बी सेड टू बी ईदर ट्रू और फॉल्स। अब वो प्रोपोजिशन या ठीक होगी या गलत होगी। आपने किसी जगह के बारे में मालूमात दी है, आपने किसी सेंटेंस के बारे में मालूमात दी है, किसी चीज के बारे में मालूमात दी है, किसी शख्स के बारे में मालूमात दी है, किसी आइडिया के बारे में मालूमात दी है, या तो वो ठीक है या तो वो गलत है। दो ही कम्युनिकेटिव टूल में रियलिटीज होती है ना, कि आप जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो ठीक तरीके से कम्युनिकेट हो गया या नहीं हुआ, जो बताना चाह रहे हैं बताया गया या नहीं बताया गया। कहते हैं कि दे हैव बीन कॉल्ड कॉन्स्टेटिव अटरेंसेस। और वो जो सेंटेंसेस या जो वर्ड्स होते हैं जिनके जरिए से प्रोपोजिशन की जाती है, बताई जाती है, या वो गलत होती है या वो ठीक हो सकती है, उसको वो कहता है कि वो कॉन्स्टेटिव अटरेंसेस होती हैं। अच्छा, इसके बाद कहते हैं कि वो जो प्रोपोजिशन है ना उसकी मजीद आगे वो टू टाइप्स डिफाइन करता है। इथिकल प्रोपोजिशन भी हो सकती है। कहता है ये जो प्रोपोजिशन है ना इथिकल, मालूमात के बारे में तो होगी अगर प्रोपोजिशन, वो तो एक आसान सी चीज है कि इस तरह है या नहीं है। किसी के बारे में कहा जाता है कि अगर ही इज अगली,
अब प्रोपोजिशन में या वो बदसूरत है या नहीं है, शी इज ब्यूटीफुल वो खूबसूरत है या नहीं है, ही इज अ डॉक्टर वो है या नहीं है, ठीक है, शी इज अ सिंगर वो है या नहीं है। लेकिन जब इथिकल प्रोपोजिशन हम करते हैं कि अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोपोजिशन इज द इथिकल प्रोपोजिशन, ट्रूथ एंड फॉलिसिटी आर नॉट द रियल पर्पस ऑफ द इथिकल प्रोपोजिशन। कहते हैं इसका मकसद ये नहीं होता कि हम किसी चीज को सच या हकीकत बयान करना चाह रहे हों या झूठ बयान करना चाह रहे हों। द रियल पर्पस इज टू सर्व एज अ गाइड टू द बिहेवियर इन सम वर्ड और द अदर। उसमें किसी लफ्ज के जरिए से, किसी बात के जरिए से, किसी अटरेंस के जरिए से, किसी सेंटेंस के जरिए से किसी ना किसी शख्स को, किसी ना किसी चीज को, उसके रवैये को गाइड किया जा रहा होता है। मसलन बिग बॉयज डोंट क्राई, अब बड़े लड़के नहीं रोते। अब इसमें ना एक इथिकल परसेप्शन है ना साथ इसके, कि बड़े जो लड़के होते हैं, मर्द जो होते हैं, उनका रोना अच्छा नहीं समझा जाता। गॉड इज लव, खुदा मोहब्बत है। अब खुदा मोहब्बत है, ये भी एक प्रोपोजिशन है। कहते कि दाउ शैल नॉट किल, तुम कत्ल नहीं कर सकते या तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहिए। यू मस्ट टेल द ट्रूथ, तुम्हें सच बताना चाहिए। अब ये एक किस्म की गाइडेंस है, लेकिन ये याद रखिएगा कि इस तरह की जो एथिकल चीजें होती हैं ना, इनका ठीक या गलत होना, इसके कोई मैथमेटिकल या इसके कोई साइंटिफिक वेज नहीं है। अच्छा, अब आगे वो आ जाता है कि फैटिक प्रोपोजिशन क्या होती है। अच्छा, फैटिक जो टॉक होती है या जो फैटिक प्रोपोजिशन होती है, फैटिक हम जनरली कहते हैं जिसके अंदर ना कोई मालूमात नहीं दी जाती, वैसे एक आम बात होती है। फैटिक टॉक ये फंक्शन ऑफ लैंग्वेज में से भी एक फंक्शन होता है, ये फैटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। फैटिक फंक्शन ये होता है कि इसके जरिए से हमने कोई मालूमात तो नहीं देनी होती, हम ऐसी गपशप लगा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ टू फ्रेंड्स मीट, एदर टू गर्ल्स और टू बॉयज, दो सहेलियां हैं, जो दोस्त हैं, वो मिलेंगे तो शायद काम की बात जो होगी ना, जिस मकसद के लिए वो मिल रहे हैं वो कम करेंगे, वो इधर उधर की बातें करेंगे। कैसे दिन गुजर रहे हैं, क्या हाल चाल है, कैसे हैं, कलर बड़ा सूट कर रहा है शर्ट का, आजकल सेहत अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, क्या प्लान्स हैं आगे के। अब ये ना कोई कंक्रीट कम्युनिकेशन तो नहीं हो रही, इधर उधर की बातें हो रही हैं। इसको फैटिक प्रोपोजिशन भी कहते हैं। कहते हैं नाइस डे, बड़ा अच्छा दिन है। अब इसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन से तो कोई ताल्लुक नहीं है, जो बात आप करने गए हैं, हाउ डू यू डू, इसका ताल्लुक भी डायरेक्ट उस बात से तो नहीं है जो हो रही है। ये वैसे जनरली एक फैटिक गपशप जो इनफॉर्मल वे में हो रही है। एक ये भी होती है, कहते हैं सच utterances नॉट फॉर देयर प्रोपोजिशनल कंटेंट बट रादर फॉर देयर इफेक्टिव वैल्यू एंड indicators that one person is willing to talk to another and that a channel of communication is either being open or being kept open। कहते हैं इस किस्म की गुफ्तगू का ना वैसे तो डायरेक्ट मतलब नहीं होता, लेकिन जब आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, whenever you talk about these things, एक चीज पता चल जाती है कि बाकी कम्युनिकेशन आसान हो गई है। अगर ये चीजें ना इनफॉर्मल हैं, ये चीजें दोस्ती को जाहिर करती हैं, ये चीजें फ्रेंडशिप को जाहिर करती हैं, ये चीजें माहौल को रिलैक्सेशन देती हैं, इसके बाद बाकी जो आपकी होती है ना कम्युनिकेशन, वो आसान हो जाती है। इनकी मदद से कम्युनिकेशन या ओपन की जाती है या क्लोज की जाती है। कहते हैं कि फैटिक utterances do not really communicate anything, rather their use allow communication to occur should there be anything of consequence to say। हाँ, लेकिन इसका ये होता है कि इस फैटिक टॉक की मदद से बाकी जो गुफ्तगू करनी है, बाकी जो अटरेंस होनी है, उसको बड़ी मदद मिलती है, उसको आगे बढ़ाने में, उसको आगे चलाने में, उसको नतीजे तक पहुंचाने में इस तरीके की जो फैटिक प्रोपोजिशन होती है वो बड़ा काम करती है। अच्छा जी, अब तो होगी प्रोपोजिशंस तो हो गई। अब प्रोपोजिशन की मदद से अब गुफ्तगू जो है ना वो किस तरीके से होगी, अब उसके एक्ट किस तरीके से होंगे। प्रोपोजिशन तो ये समझ लें कि अ सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, अ सॉर्ट ऑफ पर्पस हो गया। अब स्पीच जो होगी, लैंग्वेज जो होगी, उसने एक्ट तो होना है, अटरेंस तो होनी है। अब वो जो अटरेंस है जिसको उसने फंक्शनल तौर पे कहा था, उसको ऑस्टन ने 1975 में उसने बाकायदा तौर पर इसको परफॉर्मेटिव अटरेंस कह दिया था। परफॉर्मेटिव अटरेंस परफॉर्म करने से, एक्ट करने से, फंक्शन करने से समझ आती है। मतलब कैसे? वो कहता है ऑस्टन, ए फिलोसोफर डिस्टिंग्विश्ड, उसने अलग अलग कर दिया द परफॉर्मेटिव अटरेंस, उसने परफॉर्मेटिव अटरेंस को, गुफ्तगू को, in using a performative utterance, a person is not just saying something, but is actually doing something if certain real world conditions are met। कहते हैं कि इसके अंदर ना जो परफॉर्मेटिव
अटरेंस होती है ना, उसके अंदर बंदा जो कुछ बोल रहा होता है ना, दरअसल वो लैंग्वेज की फॉर्मेशन कम और उसका एक्शन और कंटेंट ज्यादा होता है। किस मौके पर एक्ट हुई है वो अटरेंस, किस कॉन्टेक्स्ट में एक्ट हुई है, किन अंडरस्टैंडिंग में हुई है, वो लैंग्वेज परफॉर्म कैसे हुई है, उस परफॉर्मेंस की बेस पर ही लैंग्वेज समझ आती है, स्पीच एक्ट मुकम्मल होता है। अच्छा, फिर जो परफॉर्मेटिव अटरेंस है ना, उसमें जो चीज बहुत ज्यादा सपोर्टिव होती है वो होती है फेलिसिटी कंडीशंस। फेलिसिटी को वैसे तो सहूलत भी कह दिया जाता है, रियायत भी कह दिया जाता है, और इस तरीके के इसके और भी बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिंग्विस्टिक्स के प्रैग्मेटिक कॉन्टेक्स्ट में, सोशियो प्रैग्मेटिक कॉन्सेप्ट में क्या होगा जी, कहता है कि फेलिसिटी कंडीशंस रेफर्स टू द कंडीशन दैट मस्ट बी इन प्लेस एंड द क्राइटेरिया दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर अ स्पीच एक्ट टू अचीव इट्स पर्पस। यानी कि फेलिसिटी कंडीशन क्या है कि अगर कोई शख्स कोई गुफ्तगू करना चाह रहा है, कोई बात कम्युनिकेट करना चाह रहा है, कोई पैक ऑफ टेक्स्ट वो आगे मुंतकिल, उसका कॉन्सेप्ट आगे मुंतकिल करना चाह रहा है, तो वो किन किन तरीकों से, किन किन कंडीशन से, किन किन हालात से और किन किन कन्वीनियंसेस से मिलकर आगे तक पहुंचेगा, उसको फेलिसिटी कंडीशन कहते हैं। कि उस गुफ्तगू को, उस बात को, उस एक्ट को, उस स्पीच को मुकम्मल करवाने में और कामयाबी से कम्युनिकेटिव पर्पस पूरा करने में जो जो चीजें दरकार होंगी वो फेलिसिटी कंडीशंस कहलाएंगी, जिनकी मदद से बात करने वाला अपनी बात पूरे तौर पर आगे समझा सकेगा। अच्छा जी, अब ये जो परफॉर्मेटिव अटरेंस होती है, इस परफॉर्मेटिव अटरेंस में 2 से 3 चीजें बड़ी जरूरी हैं परफॉर्मेटिव और फेलिसिटी कंडीशन के लिए। कि परफॉर्मेटिव अटरेंस के लिए जो फेलिसिटी कंडीशन जरूरी है, उस फेलिसिटी कंडीशन में हम 3 चीजें देखते हैं। नंबर 1, उसमें हम ये देखेंगे, a conventional procedure must exist for doing whatever is to be done and the procedure must specify who must say and do what and the what many circumstances। इसमें यह देखा जाएगा कि कहने वाला बंदा कौन सा तरीका इख्तियार करता है। कन्वेंशनल वे लेगा, वो वाला तरीका लेगा वो जो गुफ्तगू जिन लोगों के सामने, जिन आप समझ लें कि क्लासेस के सामने, जिन कम्युनिटीज के सामने, जिन लोगों के सामने वो बात करना चाह रहा है, उन लोगों का भी कन्वेंशनली अंडरस्टूड करना जरूरी है ना, उस बात से तभी तो बात समझ आएगी। एक तो वो कन्वेंशनल प्रोसीजर लें जिसकी मदद से, जिसको आगे सामने लाते हुए वो सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए अपनी कंडीशंस डेवलप करें। नंबर 2, या कंडीशंस डेवलप होंगी। नंबर 2, all participants must properly execute this procedure and carry it through to completion। कि जिन लोगों के सामने वो बात कर रहा है या जो लोग मिलके बात कर रहे हैं, जो पूरी कम्युनिटी के अंदर ये फेलिसिटी कंडीशन है, वो सारे कम से कम उस मेथड से, उस लैंग्वेज से, उस वे से, उन अटरेंसेस से और उन कॉन्टेक्स्ट से फेमिलियर हों, उन्हें पता हो, तब बात समझ में आएगी। फाइनली द नेसेसरी थॉट्स, feelings and intentions must be present in all parties। और सबके अंदर इमोशंस, इंटेंशन, तवज्जा, थॉट और सोच सबकी हो तो ये फेलिसिटी कंडीशंस पूरी होंगी, फिर इनकी मदद से बात समझ आएगी। कहते हैं कि इस सारी गुफ्तगू के अंदर, इस सारी लैंग्वेज के अंदर द स्पोकन पार्ट ऑफ द टोटल एक्ट इज स्पीच एक्ट। इस चीज को स्पीच एक्ट कहते हैं कि उसमें से जो गुफ्तगू है, जो बात की जा रही है, जो टॉक की जा रही है, वो स्पीच एक्ट। और जहां हम स्पीच एक्ट की बात करते हैं वहां पर ऑस्टन डिवाइड्स परफॉर्मेटिव्स इनटू 5 कैटेगरीज। उसने इस परफॉर्मेंस को, इस फंक्शन को, वो जो परफॉर्मेटिव्स हुए हैं, जो ऑस्टन है उसने इन सारी चीजों को ना 5 लेवल में डिवाइड किया है। 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस या 5 काइंड्स ऑफ अटरेंसेस। ये करार देता है कि आप जितनी भी गुफ्तगू करते हैं, जितनी भी लैंग्वेज के अंदर, स्पीच के अंदर मौजूद है, उस सारी लैंग्वेज का, उस सारे टेक्स्ट का, उस सारी अटरेंस के ये 5 मकासद हो सकते हैं, उसके ये 5 मतलब हो सकते हैं, उसमें ये 5 चीजें बताई जा सकती हैं। अच्छा जी, इसमें सबसे पहली जो बात आ जाती है वो जो बात करता है वर्डिक्टिव। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि जो वर्डिक्ट होता है, वर्डिक्टिव, वर्डिक्ट बाज दफा
अदालती फैसले को भी कह दिया जाता है, द कोर्ट डिक्री। वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला सुनाना, फैसला देना। इस किस्म की गुफ्तगू जिसके अंदर टाइपिफाइड या टिपिफाइड बाय द गिविंग ऑफ अ वर्डिक्ट, फैसला सुनाया जाए, एस्टिमेट अंदाजा लगाया जाए, ग्रेड किया जाए किसी चीज को, या अप्रेजल उसकी तारीफ की जाए। मिसाल के तौर पर ही यूज्ड अ सेंटेंस, वी फाइंड द अक्यूज्ड गिल्टी। अब ये एक तरीके से एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि जो अक्यूज्ड था, जिस पे इल्जाम था, गिल्टी, वो शर्म महसूस कर रहा था। एक तो ये हो गया। दूसरा एक्सरसिटिव। अच्छा, एक्सरसाइटिव जो होता है वो क्या था? एक्सरसाइज से, द एक्सरसाइजिंग ऑफ पावर्स, राइट्स, इन्फ्लुएंसेस एज इन अपॉइंटिंग, ऑर्डरिंग, वार्निंग और एडवाइजिंग। ये एक किस्म के आप समझ लें कि इंपेरेटिव सॉर्ट ऑफ सेंटेंसेस जिसके अंदर चीजें एक्सरसाइज की जाती हैं, करवाई जाती हैं। आई प्रोनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ, मैं तुम लोगों को मियाँ बीवी प्रोनाउंस करता हूं। जब ऐसे किसी तरीके से ऑर्डर किया जाता है, शट द डोर, वार्निंग दी जाती है, यू हैड बेटर गो होम अर्ली। अब ये जो सारी चीजें हैं ना, ये वाली एक्सरसाइटिव्स कहलाते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं कमिसिव। कमिसिव होते हैं टाइपिफाइड बाय प्रॉमिसिंग, वादा किया जाता है, अंडरटेकिंग ली जाती है, एंड कमिटिंग वन टू डू समथिंग, कोई बंदा कुछ करने के लिए कमिट करता है। फॉर एग्जाम्पल अनाउंसिंग एन इंटेंशन आर एस्पाउजिंग अ कॉज। मिसाल के तौर पर आई हेयर बाय बीक्विथ। अब यहां पर एक तरीके से जो अंडरटेकन प्रॉमिसिंग जो कमिटिंग की गई है उसकी उसने एक एग्जांपल दी है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं बिहेबिटिव्स। बिहेबिटिव्स ये होते हैं हैविंग टू डू विद सच मैटर्स एज अपोलोजाइजिंग, किसी से माफी मांगना, कांग्रेचुलेटिंग, किसी को मुबारक देनी, ब्लेसिंग, दुआ देनी, कर्ज लानत करनी, और चैलेंजिंग, किसी चैलेंज के बारे में। मिसाल के तौर पे माफी मांगी जा रही होगा, आई अपोलोजाइज, किसी को कांग्रेचुलेट किया जा रहा है, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस। और आखिरी वो कहता है एक्सपोजिटिव्स। एक्सपोजिटिव्स होते हैं a term used to refer to how one makes a utterance fit into an arrangement or exposition. मसलन I argue, I reply और I assume, जिसके अंदर आपने कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट देना होता है, कोई ना कोई एक्सपोजिशन देनी होती है कि I argue में दलील देता हूँ, रिप्लाई मैं जवाब देता हूँ, और I assume या मैं इख्तियार करता हूँ, अंदाजा लगाता हूँ। ये जो 5 चीजें हो गई हैं, ये हो गए आपके स्पीच एक्ट। अच्छा, अब ये जो सारा स्पीच एक्ट है, ये स्पीच एक्ट बिल्कुल इसी तरीके से मुकम्मल नहीं हो जाता। इसमें 3 चीजें ये भी हैं जो हम ये आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। इनको रेफर कर दिया जाता है मुख्तलिफ क्रिटिक्स के साथ। इसको सर्ले में भी इसके बारे में बात की थी। इसको जो अभी हमने ऑस्टिन की बात की, उसने भी इसके बारे में बात की है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड दिस टॉपिक विद द नेम्स ऑफ द बोथ दीज पर्सन, लेकिन इन दोनों का रोल है, तो मैंने इसमें सर्ल का नाम लिखा है, इसके सील भी बोलते हैं। अच्छा, वी परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ एक्ट। उसने क्या कहा था? अब ये 3 वो बताया गया एक्ट हम करते हैं, दीज आर वेरी सिंपल। उसने तो 3 बताए एक्ट होते हैं। उसने 3 एक्ट कौन कौन से बताए? उसने कहा कि अकॉर्डिंग टू द सीलर हु परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ एक्ट व्हेन वी स्पीक, जब भी हम गुफ्तगू करते हैं, जब भी हम बोलते हैं, हम 3 तरह के एक्ट्स करते हैं। द अटरेंस वी यूज आर लोक्यूशंस, और वो जो अटरेंस हम करते हैं ना, उनको हम लोक्यूशंस कहते हैं। और उसमें 3 किस्म के एक्ट्स आएंगे। लोक्यूशन को वैसे हम कलाम कह देते हैं, गुफ्तगू कह देते हैं। लोक्यूशनरी एक्ट्स, इलोक्यूशनरी एक्ट्स और परलोक्यूशनरी एक्ट्स। अच्छा, सबसे पहले लोक्यूशनरी एक्ट्स क्या होते हैं? सिंपल वर्ड यू वांट टू से, यू आर सेइंग एज इट इज, और उसका मीनिंग भी ऐसे आगे चला गया है। कहते हैं द फर्स्ट एक्ट इज लोक्यूशनरी एक्ट which is the basic production of the meaningful utterances। क्या meaningful utterances करते हैं? This act is much related to the hearer, इसका ताल्लुक सुनने वाले से भी होता है। If the hearer fails to understand what the speaker is saying, then the speaker has failed to do locutionary act। अगर एक बंदा कोई गुफ्तगू करना चाहता है और वो जो गुफ्तगू कर रहा है वो सुनने वालों को समझ आ गई है, तो ये locutionary act पूरा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, उसने एग्जाम्पल दी है कि एक शख्स है इंडोनेशिया, कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ए पर्सन फ्रॉम इंडोनेशिया और ही इज
इन अमेरिका, वो अमेरिका में है, एंड फॉर इंस्टेंस टॉक्स इन अमेरिकन इन बहासा, वो बहासा लैंग्वेज में बात करता है, एपा काबर पाक। अब इस बात की उसे समझ नहीं आएगी अगले बंदों को। इन इंग्लिश दिस अटरेंस विल नॉट प्रोड्यूस व्हाट इज कॉल्ड एज द मीनिंगफुल लिंग्विस्टिक्स एक्सप्रेशन। अब वहां पर तो इस तरह बोला ही नहीं जाता, बात ही समझ नहीं आएगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, व्हेन द स्पीकर सेड हाउ आर यू सर, आप कैसे हैं, then the American would understand and it is a perform of locutionary act। अब जिस बंदे को जो बात की जा रही है उसको वो बात समझ आ जाएगी, अब वो लोकुशनरी एक्ट हो जाएगा, यानी कि जो कहना चाह रहे हैं आप वो आपने कामयाबी से कह दिया है। दूसरे नंबर पर आता है इलोकुशनरी एक्ट। अच्छा, कहता है इन अटरिंग अ सेंटेंस और अ वर्ड वन मस्ट हैव अ सर्टेन इंटेंशन। बात अगर कुछ कह रहे होते हैं ना तो आपकी जहन में इंटेंशन होती है। अब पहले जो हमने लोकुशनरी एक्ट पढ़ा, जो इंटेंशन थी, वो जो सेंटेंस था, वो जो मीनिंग था, वो सेम एक लीनियर स्केल में आ गया। लेकिन यहाँ पे बाज़ दफा गड़बड़ हो जाती है लोकुशनरी एक्ट में कि मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल प्रोड्यूस वेल फॉर्म अटरेंस फॉर अ पर्पस। वो एक मकसद के लिए एक वेल फॉर्म सेंटेंस या अटरेंस बोल देते हैं। फॉर इंस्टेंस द नीड टू कम्युनिकेट समथिंग टू समवन और टू प्रोवाइड फैक्ट, किसी को कोई फैक्ट बताने हैं कि दिस सेकंड डायमेंशन इज कॉल्ड इलोकुशनरी एक्ट। अब उसकी जो इंटेंशन है वो इलोकुशनरी एक्ट होता है। अच्छा, इसमें बाज़ दफा होता यह है कि इंटेंशन जो होती है उसकी अटरेंस का स्टाइल मुख्तलिफ हो सकता है कि एन इलोकुशनरी एक्ट इज अकॉम्प्लिश्ड विया अटरेंस विद अ कम्युनिकेटिव इंटेंशन। अब इस वक्त आपके जहन में एक पूरी कम्युनिकेटिव इंटेंशन होती है, लेकिन इसमें ना बाज़ दफा क्या, आपने डायरेक्ट बात नहीं करते, इनडायरेक्ट भी कर देते हैं। इट इज कोल्ड इन हियर, द डोर इज ओपन। आप बाज़ दफा ना ये कहें भी ना, इट्स कोल्ड इन हियर, कमरे के अंदर बैठे में सबको ठंड लग रही है। अब डायरेक्ट इसका तो ये होता है कि डोर इज ओपन, बिकॉज ऑफ दैट या ड्यू टू दैट द कोल्ड इज कमिंग इनटू द रूम, दैट्स व्हाई वी आर फीलिंग कोल्ड। लेकिन ऐसा नहीं कहा जाता, सारे बैठे हैं, अंडरस्टैंड तो कर रहे हैं। अब उस स्टाइल को अब सिर्फ इतना कह दिया जाता है द डोर इज ओपन। अब वो जो सिचुएशन है, वो जो ठंड लग रही है सबको, क्योंकि वो दरवाजा खुला होने की वजह से लग रही है, इस वजह से ये डायरेक्ट समझ आ गई है बात। लेकिन इस तरीके का जो एक्ट होगा उसको इलोकुशनरी एक्ट कहते हैं। अच्छा, आखिरी नंबर पर आ जाते हैं पर्लोकुशनरी एक्ट्स क्या होते हैं। अब तीनों बातों को उसने ना तरतीब से समझा दिया यहाँ पे। कहता है कि जो लोकुशनरी एक्ट होते हैं इन द एक्शन ऑफ मेकिंग अ मीनिंगफुल अटरेंस, इससे एक मीनिंगफुल अटरेंस होती है। एंड लोकुशनरी जो एक्ट होता है परफॉर्मिंग एन इंटेंशनल अटरेंस, इससे क्या होता है, आपकी जो इंटेंशन है उसकी मदद से आपकी अटरेंस होती है। परलोकुशनरी एक्ट में ये होता है कि टॉक्स अबाउट प्रोड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ द मीनिंगफुल इंटेंशनल अटरेंस, कि आप जो सोच रहे थे, आप जो अटरेंस कर रहे थे, उसका मीनिंगफुल इफेक्ट आगे क्या पड़ा है। अगर ये चीजें एक लाइन में इकट्ठी हो जाती हैं तो परलोकुशनरी एक्ट हो गया। व्हाइल मेकिंग एन अटरेंस दैट इंटेंड टू मेक समवन टू ड्रिंक कॉफी, अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं, आपकी इंटेंशन ये है कि आप किसी शख्स को ये कहेंगे कि वो कॉफी पी ले, इज सक्सेसफुली परफॉर्म, और आपका कहना और अगले बंदे का समझना, ये पूरा प्रोसेस सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया है। द इफेक्ट इज द समवन एक्चुअली ड्रैंक द कॉफी, इसका इफेक्ट ये होना चाहिए कि अगला बंदा वाकई कॉफी पी ले। मिसाल के तौर पर आपका मकसद ये है कि आप किसी शख्स को कहें कि वो कॉफी पी ले, आपने इसी तरीके से सेंटेंस अदा कर दिया, आपकी इंटेंशन थी। आपकी जो इंटेंशन थी इलोकुशनरी एक्ट था, अब जो आपने कह दिया एक तरीके से लोकुशनरी एक्ट हो गया। अब अगले बंदे ने वाकई उठा के कॉफी पी ली कि जो आपकी इंटेंशन थी, वो जो सेंटेंस था, वो उस नतीजे पे पूरा उतर गया है। तो ये हो गया परलोकुशनरी एक्ट। ड्रैंक द कॉफी इज आल्सो नोन एज परलोकुशनरी इफेक्ट। अब उस पे परलोकुशनरी इफेक्ट पड़ा तो ये पूरी बात उसको समझ में आ गई। सो दीज ऑल थिंग्स वर एक्ट्स, टॉक इन एक्शन, स्पीच एक्ट, लोकुशनरी एक्ट। तो ये पूरा टॉपिक जो है स्पीच एक्ट का, स्पीच एक्ट क्या होता है, प्रोपोजिशन क्या होती है, फेलिसिटी कंडीशंस क्या होती हैं, ऑस्टिन ने जो 5 परफॉर्मेटिव एक्ट्स बनाए हैं वो क्या होते हैं, और लोकुशनरी एक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें मिलकर आपका स्पीच एक्ट थ्योरी को जन्म देती हैं, स्पीच एक्ट थ्योरी बनाती हैं। If you people have any question, you can ask, and you people can ask them as well as into the comments box of the YouTube lectures. Thank you.